आज हम लेसन 24 में आगे बढ़ेंगे। लेसन 24 जो है हमारा चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के अंदर हमने ये पढ़ा था कि परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। एक तो हमने पढ़ा था, पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रुधिर, और या फिर इसको रक्त बोल देते हैं। रुधिर या रक्त जो है ये चल रहा था। दूसरी बात हमने बताई हृदय को, और तीसरी बात हम करेंगे रुधिर वाहिकाओं की। रुधिर या जो रक्त है, इसमें लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। रक्त का थक्का बनना रुधिर के अंदर लास्ट टॉपिक अपना देखिएगा किस प्रकार से रक्त स्कंदन या रक्त थक्का। पहले तो हम बात करते हैं रक्त स्कंदन या रक्त थक्का होता क्या है। जब क्या होता है, हमारे कोई चोट लग जाती है तो हमारा जो अंग होता है, जिस अंग पे, जिस त्वचा पे चोट लगी है, वहां से रक्त स्त्राव होना शुरू हो जाता है, यानी रक्त का बहना शुरू हो जाता है। और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं अगर चोट ज़्यादा हो तो हम उस पर जैसे ही कोई दवाई एंटीबायोटिक लगाएंगे तो वो रुक जाएगा, या फिर नॉर्मल चोट हो तो अपने आप ही बिना कुछ लगाए जो रक्त है वो बहना बंद हो जाता है। तो क्षतिग्रस्त भाग से जब रक्त का बहना बंद हो जाता है तो इसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। क्या कहते हैं? रक्त का थक्का बनना, या रक्त स्कंदन कह देते हैं इसको। रक्त स्कंदन जो क्रिया है इसमें 6 से 10 मिनट का समय लगता है। 6 से 10 मिनट के अंदर जो रक्त है उसका थक्का बन जाता है, रक्त जो है वो बहना बंद हो जाता है। स्कंदन जो क्रिया होती है, इस स्कंदन क्रिया में हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित 13 स्कंदन कारक होते हैं। इन 13 स्कंदन कारकों के कारण जो स्कंदन क्रिया है वो होती है, यानी इन 13 स्कंदन कारक जो होते हैं इनके कारण जो रक्त है वो बहना बंद हो जाता है। इन 13 रक्त स्कंदन कारकों को रोमन भाषा में लिखते हैं। रक्त स्कंदन फर्स्ट, इसी प्रकार रक्त स्कंदन सेकंड, कारक थर्ड, फोर्थ। इस प्रकार से इनको क्या है, रोमन संख्याओं में 13 स्कंदन कारकों को लिखा जाता है। तो इनमें से रक्त स्कंदन कारकों में से 7वां और 10वां जो रक्त स्कंदन कारक होता है ये स्कंदन क्रिया में भाग लेते हैं। होता क्या है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें हीमोफीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि जो चोट लगने के बाद में जो क्षतिग्रस्त भाग है उस भाग से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त जो है एक बार चोट लगने के बाद बहता ही रहता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनमें जो रक्त का थक्का है ये क्यों नहीं बन पाता? ऐसे रोगियों में, हीमोफीलिया के रोगियों में, उनमें क्या होता है, रक्त स्कंदन कारक 7 और 10 का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाते हैं और उनमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता। ये जो हीमोफीलिया रोग है ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सर्वप्रथम हुआ था। उसकी पीढ़ियों में ये जो हीमोफीलिया रोग है ये उपस्थित अभी भी है। 7 पीढ़ी, कई कहते हैं 7 पीढ़ी तक चला, उसके बाद भी शायद अभी तक ये जो हीमोफीलिया रोग है ये उस महारानी के पीढ़ी के अंदर अभी भी है। हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम ये क्रियाविधि होती कैसी है, रक्त का जो स्त्राव है वो रुकता कैसे है। इसमें एक बात और करते हैं कि जो रक्त स्कंदन है इसको प्रेरित करने वाले जो कारक हैं इन्हें हमें प्रेरक स्कंदक कारक कह देते हैं। प्रेरक स्कंदन कारक, वे कारक जो रक्त स्कंदन क्रिया को प्रेरित कर रहे हैं, जिनके कारण हो रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेरक स्कंदक कारक। और रक्त स्कंदन जो है
इसको रोकने वाले जो कारक हैं, इसको रोकने वाले कारक, उन्हें हम कह देते हैं प्रतिस्कंदक कारक, उन्हें हम कह देते हैं प्रतिस्कंदक कारक। अब हम पढ़ते हैं कि रक्त का थक्का बनता कैसे है, रक्त स्कंदन की क्रिया विधि क्या है। क्रिया विधि देखिएगा, नॉर्मल रूप से शॉर्ट रूप से यहाँ पे बात करेंगे हम, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा समझिएगा। क्या होता है कि जो क्षतिग्रस्त भाग होता है, जहां पे चोट लग जाती है, क्षतिग्रस्त, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे फिर आएगा नहीं। देखिएगा, जो क्षतिग्रस्त भाग है, उस क्षतिग्रस्त भाग से क्या होगा, रक्त का स्त्राव होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात मैंने आपको बताई कि जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा कोई अंग या भाग, त्वचा, तो उससे क्या निकलेगा, रक्त का स्त्राव होगा। जैसे ही रक्त का स्त्राव होगा तो क्षतिग्रस्त भाग में क्या होंगे, वहां के जो उत्तक होंगे वो भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, यानी क्षतिग्रस्त उत्तक लिख रहा हूं मैं। क्षतिग्रस्त भाग में जो उपस्थित क्षतिग्रस्त उत्तक है उनकी बात हो रही है। रक्त स्त्राव जैसे ही होगा तो जो रक्त के साथ में प्लेटलेट्स जो है वो भी बाहर निकलेगी, बिंबाणु जो है वो भी, रक्त कणिका जो है प्लेटलेट्स, ये भी बाहर निकलेगी। और ये प्लेटलेट्स जो है ये वायु के संपर्क में आते ही बाहर की ओर जब रक्त बहेगा तो रक्त बाहर बहेगा तो उसके साथ प्लेटलेट्स भी बाहर आएंगी, और प्लेटलेट्स जो है ये वायु के संपर्क में आते ही टूटने लगती है, टूट जाती है। टूटने से क्या होगा, इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बनेगी, जिसे हम प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेंगे। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त उत्तक में भी क्या बनेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगी, जो इस उत्तक के द्वारा बनेगी, इसलिए इसको हम बोल देंगे उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ में आ गया होगा। क्षतिग्रस्त भाग से रक्त का स्त्राव हुआ, रक्त स्त्राव होते ही जो प्लेटलेट्स हैं वो वायु के संपर्क में आते ही टूटने लगी, और जो क्षतिग्रस्त भाग है इसमें क्या है, क्षतिग्रस्त उत्तक है, इन उत्तकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बनेगी। इसी प्रकार इन प्लेटलेट से क्या बनेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का निर्माण होगा। इसलिए इनको हम प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम दे दिया ताकि अलग अलग पहचान कर सकें। इसको हमने उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम दिया है। अब क्या होता है, ये दोनों मिलती हैं और यहाँ पे दो कारक, रक्त स्कंदक कारक, एक तो 7वां और एक 10वां, दोनों भाग लेते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे कैल्शियम भाग लेता है, और किसका निर्माण हो जाता है, क्या बनने लगता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, सक्रियक का निर्माण होता है, जिसे हम थ्रोम्बिनेज एंजाइम भी कह देते हैं। थ्रोम्बिनेज एंजाइम, ये जो थ्रोम्बिनेज एंजाइम है, इस थ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो निष्क्रिय रूप में होती है। ये प्रोटीन जो है ये थ्रोम्बिन में चेंज हो जाती है, जो कि एक सक्रिय प्रोटीन है। हमने पढ़ा कि इन दोनों से क्या बना मिलके, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय थ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये जो थ्रोम्बिनेज एंजाइम है ये प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है जो निष्क्रिय है, इसको किस में चेंज कर देगी, सक्रिय में कर देगी। इसके बाद में क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है हमारे शरीर में, फाइब्रिनोजन जो कि क्या है, फाइब्रिनोजन जो है ये घुलनशील है। क्या है, घुलनशील। इस घुलनशील फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन एंजाइम, थ्रोम्बिन प्रोटीन की उपस्थिति में फाइब्रिन में चेंज कर दिया जाता है, और फाइब्रिन जो होती है ये अघुलनशील होती है।
फाइब्रिन क्या होती है? अघुलनशील होती है। फाइब्रिन जो होती है, इस फाइब्रिन के द्वारा, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, ये जो फाइब्रिन है, इस फाइब्रिन के द्वारा फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक का निर्माण होता है। फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक का निर्माण होता है, जिसका एक जाल बन जाता है, जाल के रूप में निर्माण होता है। और ये जो जाल होता है, इस जाल में रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये अटक जाती है, और अटकने से क्या होता है? रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ये हमने बात की रक्त स्कंदन क्रिया विधि की। इस माध्यम से जो रक्त होता है वो बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फाइब्रिन जो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने आगे लिख दिया। फाइब्रिन जो है ये फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक का निर्माण करते हैं जाल के रूप में। इन जाल के अंदर रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो अटक जाती है, और अटकने से रक्त जो है वो बहना बंद हो जाता है। तो ये हमने पढ़ी रक्त स्कंदनी क्रिया विधि। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला भाग है परिसंचरण का, वो पूरा हो जाता है, यानी रुधिर या रक्त जो है ये पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे हृदय की। हमारा जो ये पार्ट है पूरा हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, हृदय की। तो मैं हृदय के बारे में पढ़ेंगे हम। हृदय को हम हार्ट भी बोल देते हैं। देखिएगा, हृदय जो होता है यह गुलाबी रंग की शंक्वाकार, या हम कह देंगे मुट्ठी के आकार की, बंद मुट्ठी के आकार की, बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। गुलाबी रंग की शंक्वाकार मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, बंद मुट्ठी के आकार की। पता है आपको, वक्ष गुहा की अगर बात करें तो ये वक्ष गुहा में किस ओर होता है? बाईं ओर होता है। वक्ष गुहा की बात करेंगे, वक्ष गुहा में बाईं ओर होता है। यही आज तक आपने पढ़ा है। अब मैं बात करूं कि अगर इसकी एक्चुअल स्थिति क्या होती है, तो एक्चुअल स्थिति होती है इसकी, ये फेफड़ों के मध्य होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। होता क्या है, जो दायां फेफड़ा होता है ये इधर वाला फेफड़ा बड़ा होता है, जिससे जो फेफड़ा होता है बायां छोटा होता है, दायां बड़ा होता है, जिससे हृदय थोड़ा सा इधर होता है, बीच में नहीं होता है, थोड़ा इधर होता है। फेफड़ों के तो बीच में ही होता है, पर वक्ष गुहा में, ये जो गुहा है इसमें थोड़ा बाईं ओर हो जाता है, क्योंकि दायां फेफड़ा बड़ा होता है, तो इस प्रकार से थोड़ा बाईं ओर खिसक जाता है। यानी कि वक्ष गुहा की आप बात करेंगे तो बाईं ओर होता है, वैसे दोनों फेफड़ों में कहाँ होता है? बीच में उपस्थित होता है। आगे बात करें, हृदय जो होता है इसके चारों ओर आवरण पाया जाता है, जो दोहरी झिल्ली के रूप में होता है। ये जो आवरण होता है दोहरी झिल्ली के रूप में, इसे परिहृदयावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिहृदयावरण। और परिहृदयावरण जो होता है, इसमें जैसे दो ये लेयर होती है, इनमें बीच में एक तरल भरा रहता है। इस तरल को हम बोलते हैं परिहृदयावरणी तरल। परिहृदयावरणी तरल। दो झिल्लियों, दोहरी झिल्ली युक्त होता है हृदय, परिहृदयावरण कहते हैं। परिहृदयावरण जो दो लेयर होती हैं, इनके बीच के अंदर तरल भरा रहता है, इस तरल को हम परिहृदयावरणी तरल कहते हैं। इस परिहृदयावरणी तरल का कार्य क्या है, ये तरल क्या काम आता है, इसकी बात करते हैं। पहली बात करते हैं, ये जो तरल होता है, ये जो तरल होता है ये हृदय को नम बनाए रखता है, हृदय को नम बनाए रखता है, हृदय को क्या करता है? नम बनाए रखता है। दूसरी बात करें, ये क्या करता है कि हृदय जो होता है इसकी बाह्य आघातों से, बाह्य आघातों से और घर्षण से, बाह्य आघातों घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है।
पहला हमने कार्य पढ़ा, परिहृदयावरण तरल जो है हृदय को नम बनाए रखता है। हृदय जो है वो हृदय के बाह्य घातों से और घर्षण से इसकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हृदय जो होता है ये संकुचित होता है और इसमें शिथिलन होता है। संकुचन का मतलब सिकुड़ना होता है, शिथिलन का मतलब फैलना होता है। इन दोनों में ये क्या करता है, सहायता करता है। तो ये हमने पढ़ा कि जो परिहृदयावरणीय तरल होता है उसके कार्य क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं हृदय की बाह्य संरचना के बारे में। हम दो संरचना पढ़ेंगे, एक हृदय की बाह्य एक्सटर्नल और एक इंटरनल आंतरिक संरचना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाह्य संरचना के बारे में। देखिएगा, हम पढ़ते हैं हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाह्य संरचना देखिएगा, बनाते हैं। मैं आपको एक एक बात बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करें, जो हृदय होता है यह 4 कोष्ठों में विभक्त होता है। कितने कोष्ठों में विभक्त होता है? 4 कोष्ठों में विभक्त होता है, जिनमें से 2 ऊपरी जो भाग हैं, ऊपरी जो कोष्ठ हैं, इन्हें हम आलिंद कह देते हैं, और जो 2 निचले कोष्ठ हैं इन्हें हमें निलय कह देते हैं। देखिएगा, एक बात ध्यान रखना आप, हृदय जो होता है नीचे से थोड़ा बाईं ओर खिसका रहता है, नीचे से बाईं ओर झुका रहता है। ठीक है, ये लाइन बीच में नहीं आएगी, थोड़ी सी इधर आएगी, क्योंकि ये बीच में नहीं होता, मतलब निचला जो भाग होता है हृदय का वो बाईं ओर खिसका हुआ होता है। इसको पूरा कर देते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, इससे आप डायग्राम को बनाना भी सीखेंगे। तो ये वो परिहृदयावरण है जो मैं आपको बोल रहा था, परिहृदयावरण। और इसी परिहृदयावरण के अंदर क्या होता है, परिहृदयावरणीय तरल होता है। इसी के अंदर क्या होता है, परिहृदयावरणीय तरल होता है। आगे बात करते हैं, तो ऊपरी कोष्ठ जो है ये क्या कहलाएंगे, आलिंद कहलाएंगे। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निले और ये बायां निले। बाद में नाम लिख देंगे इनके। आगे सुनिएगा, जो हृदय होता है, इस हृदय में जो दायां आलिंद होता है ये बड़ा होता है, और जो बायां आलिंद होता है ये छोटा होता है। दायां आलिंद जो है बड़ा है, बायां आलिंद क्या है, छोटा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दायां जो आलिंद होता है, इस दाएं आलिंद में अग्र और पश्च महाशिरा खुलती है। अग्र और पश्च महाशिरा खुलती है, जो क्या करती है, समस्त अंगों से, जितने भी शरीर में अंग है, समस्त अंगों से जो अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर को लाती है। अशुद्ध रुधिर को लाती है, यानी कि जो दायां भाग होता है, इस दाएं भाग में क्या आता है, अशुद्ध रुधिर आता है। एक बात ध्यान रखना आप, जो हृदय का दायां भाग होता है और बायां भाग होता है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, वो अलग अलग होते हैं। दायां भाग अलग कार्य करेगा, बायां भाग अलग कार्य करेगा। दायां जो भाग है इसमें अशुद्ध रहेगा रुधिर, और जो बायां है इसमें शुद्ध रुधिर रहेगा। शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजन युक्त रहेगा, और अशुद्ध का मतलब CO2 युक्त रहेगा। तो यही सेम इसमें रहेंगे और यही सेम इसमें रहेंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। दायां जो है इसमें अशुद्ध ही रहेगा और बायां जो है इसमें शुद्ध रुधिर रहेगा, दोनों आपस में कोई संबंध नहीं है। अब देखिएगा,
मैंने कहा दायां आलिंद क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसमें अग्रपश्च महाशिरा खुल रही है और जो अंग है शरीर के उनमें से जो अशुद्ध रुधिर है वो किस में लाया जाता है, इसे दाएं आलिंद में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं बाएं आलिंद। बायां आलिंद छोटा क्यों होता है, क्योंकि बायां जो आलिंद होता है इसमें केवल फुफ्फुसीय शिरा खुलती है। क्या खुलती है, फुफ्फुसीय शिरा खुलती है, और फुफ्फुसीय शिरा जो होती है ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाती है। क्या लाती है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाती है। यानी कि इससे स्पष्ट है कि इसके अंदर क्या रहेगा, शुद्ध रुधिर ही रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेगा, अशुद्ध रुधिर ही रहेगा। यानी कि जो दायां भाग है उसमें अशुद्ध रुधिर ही रहेगा और बाएं भाग में शुद्ध रुधिर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिएगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो बायां जो नीले होता है, बायां नीले, इस बार नीले में बायां बोल रहा हूं मैं, पहले इसमें दायां आलिंद की बात की। बायां नीले जो होता है बड़ा होता है, और दायां जो नीले होता है ये क्या होता है, छोटा होता है। ये दायां नीले छोटा होता है, ये बायां नीले क्या होता है, बड़ा होता है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं बायां नीले, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बायां आलिंद। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा मैंने दायां आलिंद और बायां दायां नीले। देखिएगा, बायां नीले बड़ा होगा, दायां नीले छोटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बायां जो नीले होता है इसमें ग्रीवा देहिक चाप खुलता है। क्या खुलता है, ग्रीवा देहिक चाप। बाएं नीले, इस नीले में क्या खुलेगा, ग्रीवा देहिक चाप। ग्रीवा देहिक चाप जो होता है ये क्या करता है, जो शुद्ध रुधिर है इसे शुद्ध रुधिर को पूरे समस्त अंगों में भेजेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूं, यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रीवा देहिक चाप खुलता है। ठीक है, ग्रीवा देहिक चाप। ये जो चाप है ये इसके पीछे से जाके यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ग्रीवा देहिक चाप। ग्रीवा देहिक चाप। ठीक है, ग्रीवा देहिक चाप क्या करेगा, समस्त अंगों में शुद्ध रुधिर वितरित करेगा, भेजेगा। अब दाएं जो नीले होता है, दायां नीले, इसकी बात करते हैं। दायां जो नीले होता है, इस दाएं नीले में फुफ्फुसीय चाप खुलता है। क्या खुलता है, फुफ्फुसीय चाप खुलता है। और फुफ्फुसीय चाप जो होता है ये जो शरीर हो, फेफड़े जो होते हैं उनमें अशुद्ध रुधिर को भेज देता है। किसको भेज देता है, फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर को, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण हेतु भेजता है, शुद्धिकरण हेतु भेजता है। यानी कि इसको मैं यहां पे बना रहा हूं, देखिएगा। ये हमने जो निकाला है इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय चाप। फुफ्फुसीय जो चाप होता है ये फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जो अशुद्ध रुधिर है उस अशुद्ध रुधिर को लेके जाएगा, और जो अशुद्ध रुधिर है वो फेफड़ों में क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार कि जो यहाँ पे इसमें हम आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे, पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं, इसे हिंज के समूह कहते हैं।
ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रीवादेहिक चाप होता है, ये ग्रीवादेहिक चाप, इस ग्रीवादेहिक चाप से एक धमनी निकलती है और वो धमनी क्या करती है, जो पूरा हृदय है इस हृदय की भित्ति को शुद्ध रुधिर देती है। ग्रीवादेहिक चाप होती है, इसके आधारी भाग में क्या पाई जाती है, एक धमनी पाई जाती है और वो धमनी क्या करती है, उस धमनी को हम हृदय धमनी कहते हैं, हृदय धमनी। और ये जो हृदय धमनी होती है, ये हृदय धमनी इसकी जो भित्ति होती है हृदय की, इस भित्ति को शुद्ध रुधिर सप्लाई करती है। इसी प्रकार जो हृदय की भित्ति को शुद्ध रुधिर देती है, इसी अनुसार जो हृदय की भित्ति होती है इससे जो अशुद्ध रुधिर इकट्ठा किया जाएगा, वो अशुद्ध रुधिर इकट्ठा किया जाएगा हृदयी शिरा से। और ये हृदयी शिरा जो है ये किसमें खुलेगी, दाएं आलिंद में खुलेगी हृदयी शिरा, और जिसका नाम होगा शिरा कोटर। एक छिद्र द्वारा खुलेगी ये हृदय के दाएं आलिंद में। कौन, हृदयी शिरा, जो किसको इकट्ठा कर रही है, अशुद्ध रुधिर को। जो हृदय की भित्ति के पास जो अशुद्ध रुधिर गया है उसको अशुद्ध हुआ है वहां पे, उसको लेके कहाँ खुलेगी, हर आलिंद, दाएं आलिंद में खुलेगी। जिस छिद्र द्वारा खुलेगी उसे हम क्या कहेंगे, शिरा कोटरे कहेंगे। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। इसी के साथ में ये हमारी हृदय की जो बाह्य संरचना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, ये हमारी पूर्ण होती है।